क्योंकि नेक्स्ट आपका वेंट ऑफ फैक्टर ना, तो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था। तो इसका यूज बेसिकली कहाँ पे करते हैं, जब सॉल्यूट कैसे होंगे आपके, या तो डिसोसिएटिंग होंगे या फिर एसोसिएटिंग। तो हमने फॉर्मूला कल देख लिया था। अच्छा, अगर आप देख जैसे फॉर्मूला देखो, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता था आपका, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोल्स बाय मोल्स डिवाइडेड वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मोल्स क्या होता है आपका, गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास। तो अब अगर देखोगे तो मोलर मास से कैसे इन प्रोपोर्शनल होगा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ से आता है कि जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है ये होता है आपका नॉर्मल या थ्योरेटिकल मोलर मास कह सकते हो। मोलर मास उल्टा होगा, मोलर मास से क्या होगा, ऊपर आपका आएगा थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइड बाय एक्चुअल मोलर मास। एक्चुअल कह लो या एक्सपेरिमेंटल कह लो, एक्चुअल कह लो या एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कह लो आप, डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ये होता है आपका वेंट ऑफ फैक्टर। मोलर मास के टर्म से ध्यान रखना उल्टा होगा आपका। थ्योरेटिकल मतलब क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज है सॉल्यूट CH3COH जो आप कैलकुलेट करते हो, CH3COH का मोलर मास कितना आता है, निकालोगे कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये 60 कौन सा, ये थ्योरेटिकल है, और ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लियर, या फिर पूछेगा कोई एक चीज दिया रहेगा पूछेगा। अब वो आई निकालते कैसे, तो नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई। अब इसमें दो केस है, सबसे पहला केस है फॉर डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन आपसे पूछा है कि यहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आता है कैसे फॉर्मूला, डिसोसिएशन मतलब क्या होगा, जैसे ए के एन मोल्स है आपके, तो ये टूटेगा आपका एन मोल्स, ए एन है बेसिकली, टूटेगा किसमें, एन मोल्स ऑफ ए। अगर टाइम टी इक्वल टू जीरो पे किसके मोल्स प्रेजेंट होंगे, सिर्फ ए एन के, मान लो इसके मोल्स है ए, इसका एक भी नहीं है, तो टाइम टी इक्वल टी पे कितना होगा, वन माइनस कुछ कम होगा अल्फा, तो ये होगा आपका एन अल्फा। तो ये आपका एक्चुअल मोल्स है, एक्चुअल मोल बचे कितने रिएक्शन के बाद, ऐड कर दो, कितना बचा, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। जो थ्योरेटिकल मोल्स थे वो कितने आते आपके, वन था। तो आई क्या होता है आपका, एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। तो एक्चुअल कितना होगा, वन प्लस, अगर मैं यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेता हूँ क्या लिखूंगा, एन माइनस वन डिवाइड बाई वन। तो आई इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन। ये आपका फॉर्मूला होता है, किस केस में होगा, बट डिसोसिएशन था, उसने सिंपली याद यही रखना है, आई इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन। अच्छा, एन की वैल्यू आपकी वन से ज्यादा होगी, अगर वन से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि डिसोसिएशन के केस में आपका वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा क्या होगा, वन से ज्यादा। ये आपका हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, क्लियर, आई इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वन, ये आपका हमेशा ट्रू रहेगा। और अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, जिसका कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब अल्फा कितना होगा, वन। और अगर अल्फा वन 100% तो आपकी आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एन के केस में, क्लियर। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको अल्फा लेना 100%, तो आपका वेंट ऑफ फैक्टर एन के बराबर होगा। अच्छा, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आयंस बेसिस या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कह सकते हो आप। हो गया यहाँ तक, तो देखो एन निकालते कैसे हैं आपको, अल्टीमेटली याद बस ये रखना है, डेरिवेशन अगेन काम करनी है।
हो गया? हो गया। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ करते हैं, जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl अगर मैं आपको पूछूं आपसे NaCl कैसे टूटेगा आपका एक्वस सॉल्यूशन में Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे कितने आयंस Na प्लस के? एक। Cl नेगेटिव का भी कितना? एक। तो टोटल कितने हो गए? दो। तो Na इक्वल टू 2 हो जाएगा। जैसे आपका नेक्स्ट लेते हैं एक सॉल्यूट आपका MgCl2। MgCl2 अगर आपसे पूछे N की वैल्यू कैसे टूटेगा? सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे, तो Mg पे कितना आ जाएगा? 2 प्लस Cl पे माइनस कितने Cl है? 2। तो आप निकालोगे यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पे N की वैल्यू 3 आएगी। ऐसे ट्राई करना नेक्स्ट, जैसे मान लो आपके पास कुछ ऐसा सॉल्ट है Al2SO4 होल थ्राइस है, ट्राई करना। जैसे K3FeCN6 है, ओके, या मान लो आपके पास K4FeCN6 हो गया, तो बताना इनमें कितने आयंस आएंगे आपके? Al2SO4 होल थ्राइस कैसे टूटेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तो Al पे कितना चार्ज आएगा? 3 प्लस कितने Al है यहाँ पे? 2, तो ये आ जाएंगे 2। और SO4 पे कितना चार्ज आएगा? 2 माइनस कितने सल्फेट है यहाँ पे? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सेम चीज को तोड़ो आप, ये 3 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, K पे कितना चार्ज आएगा? प्लस कितने K यहाँ पे? 3, प्लस आपका ये Fe, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो अंदर वाला पार्ट आपका नहीं ब्रेक होगा, FeCN6 3 माइनस। कितने आयंस हो गए? ऊपर आपके 5, नीचे कितने हो गए? इसके 3 आयन, इसका 1, 3 प्लस 1 4। क्लियर? इसकी बात करें, इसका कितना होगा? हो जाएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये होगा 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। कितने आयंस होंगे यहाँ पे? काउंट कर लो, इसके 4, इसका 1, 4 प्लस 1 5, नंबर ऑफ आयंस 5 आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप N निकालते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल और है Hg2I2, तो Hg2I2 कैसे टूटेगा आपके? यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे N की वैल्यू कितनी आएगी? N की वैल्यू 3 आएगी। हाँ, Hg, देखो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखना। ये टूटेगा आपका Hg2 2 प्लस प्लस 2I माइनस, तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? इसके 2, इसका 1, 2 प्लस 1 3। Hg के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ये टूटता नहीं है, क्लियर? उनमें चार्ज आता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपका Hg2I2। ये आपको वहां पे भी आता है KSPSP निकालने के लिए पूछता है। हो गया? एक और है आपका, वो भी याद, इसको भी लिख लेना आप। एक और होता है आपका, अगर आपसे पूछो CSI3, बोलो CSI3 कैसे टूटेगा? इसमें अगर मैं पूछो आपसे नंबर ऑफ आयंस, CSI3 कैसे टूटेगा आपका? CS प्लस, करेक्ट, तो ये होगा CS प्लस प्लस I3 माइनस, तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे यहाँ पे? N की वैल्यू 2 होगी। ये दो केस ध्यान रखना आप, CSI3 और Hg2I2। हो गया? ये आपका डिसोसिएशन है केस है ना, एक और केस इसमें आपका एसोसिएशन का। और यहाँ तक ना, तो ये दो चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, Hg2I2 और CSI3 वाला। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन मतलब क्या होगा? यहाँ पे एन मोल्स इसके होंगे, ये कंबाइन होंगे, किसमें कन्वर्ट होगा? एन में, मतलब एसोसिएट हो जाएंगे एन मोल्स इसके, और एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। देखो टाइम टी इक्वल 0 पे इसके मान लो सपोज 1 मोल है, इसका 1 भी नहीं है, तो टाइम टी इक्वल टी पे कितना होगा? 1 माइनस एन अल्फा, तो ये कितना होगा आपका? 1 माइनस अल्फा, मान लो ये 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनेगा आपका? अल्फा। लेकिन अल्फा कितने मोल्स के लिए बनेगा? एन मोल्स के लिए। हमने लिए कितने? 1 मोल, तो मैंने अगर एन मोल्स के लिए आपका अल्फा बन रहा है तो 1 मोल के लिए कितना बनेगा? अल्फा बाई एन, तो ये आपका अल्फा बाई एन। तो आपका जो थ्योरेटिकल मोल्स था वो कितने आ गए यहाँ पे? 1। जो एक्चुअल मोल्स होगा वो कितने आएंगे यहाँ पे? ऐड कर दो, तो 1 प्लस 1 बाई एन, या अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई एन माइनस 1।
अब सेम चीज आई क्या होगा, एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल, तो आपका फॉर्मूला आएगा 1 प्लस अल्फा 1/n-1। तो आपको अल्टीमेटली याद यही रखना है, यही काम का है। तो आई इज इक्वल टू कितना होगा, 1+1 अल्फा इंटू 1/n। अल्फा या क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अच्छा एन के लिए एक से ज्यादा होगा, अगर एक से ज्यादा होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव। और 1 माइनस नेगेटिव मतलब 1 से वैल्यू क्या आएगी, कम की ज्यादा, कम आएगी। मतलब वेंटा फैक्टर हमेशा इसके लिए क्या होगा, <<1 > क्लियर। डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा हमेशा और एसोसिएशन में 1 से कम हमेशा, क्लियर। अच्छा यहाँ पे एन क्या होता है आपका, तो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा डाइमर बन रहा है, डाइमर, तो आपके एन की वैल्यू कितनी होगी, फिर 2 होगी। अगर ट्राइमर है, ट्राइमराइज हो रहा है, तो एन की वैल्यू फिर 3 होगी। अगर टेट्रामर है, तो टेट्रामर के केस में एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 4 होगी, क्लियर। डाइमर का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा है, इसको याद रखना आप। जैसे आप एसिटिक एसिड डालते हो, CH3CH या फिर एसिटिक एसिड हो या बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, अगर आप इसको डाल रहे हो इन बेंजीन, तो फिर ये डाइमराइज होते हैं, फिर ये बेसिकली अंडरगोज डाइमराइजेशन। तो अगर आप इसको बेंजीन में डालोगे, बेंजीन सॉल्वेंट में, तो फिर ये क्या होंगे, आपके डाइमर बनाएंगे। डाइमर कैसे बनाते हैं, जैसे आपका देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे बेसिकली कौन सी बॉन्ड बन जाएगी, H बॉन्ड। तो बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग क्या बनाता है, ये डाइमर। रीजन पूछेगा डाइमर क्यों बनाता है, तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा ये बात ध्यान रखना, कौन से सॉल्वेंट की बात हो रही है, अगर CH3COH किस में डालोगे आप, बेंजीन में। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि CH3COH को अगर आप डाल रहे हो वाटर में, एक्वस में, तो फिर ये डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होगा, फिर क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा, ध्यान रखना। फिर ये CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस, तो अगर वाटर में डालोगे तो डिसोसिएट होगा, बेंजीन में डालोगे तो एसोसिएट होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपसे पूछता है क्वेश्चन, ये कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर, तो उसको कंपेयर कैसे करते हैं, तो देखो एक उसमें हम टर्म डिफाइन करते हैं, सी इफेक्टिव। सी इफेक्टिव क्या होता है आपका, ये इसको बोलते हैं वेंटो फैक्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। अब देखो अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी भी किसके बराबर होता है, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो अगर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा टी बी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा डेल्टा टी बी क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट। अगर डेल्टा टी बी बढ़ेगा तो टी बी बढ़ेगा ही कम होगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव साइन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम चीज आप देख कह सकते हो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना होता है, आई के एफ इंटू मोलैलिटी। तो अगर वेंटो फैक्टर बढ़ेगा तो डेल्टा टी एफ भी बढ़ेगा, डिप्रेशन। और टी एफ ये क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो इस बार माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस साइन मतलब ये वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी। पाई की वैल्यू क्या होगी आपकी, आई सी आर टी, तो पाई आपका बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा। तो देखो इसमें आपका जो आपका डेल्टा टी बी हो गया, या टी बी हो गया, या डेल्टा टी एफ हो गया, या पाई हो गया, ये सारे प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इफेक्टिव। ये आपका सी इफेक्टिव पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। कौन कौन सी इन्वर्सली होते हैं, एक तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर आपस में कैसे डिपेंड करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, तो वेपर प्रेशर इनवर्सली। तो फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, सी इफेक्टिव पे, क्लियर। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके पहले भी आते थे, ट्राई करना आप इस पे कुछ एग्जांपल। जैसे मान लो आपको कुछ दिए यहाँ पे सॉल्यूशंस, आपको दिया है 0.1 मोलर NaCl, दूसरा दिया है 0.3 मोलर ग्लूकोज, तीसरा दिया आपको 0.1 मोलर AlCl3, और चौथा दिया आपको 0.2 मोलर K2SO4। आपको कंपेयर करना है इनमें बॉइलिंग पॉइंट सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली, वो सारी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, कंपेयर करना बेसिकली। हाँ उसको 100% एज्यूम कर लेना।
कुछ नहीं दिया तो 100% ही मान लेना। क्या होगा? ACBA। देखो आप सी इफेक्टिव निकालो, इसका सी इफेक्टिव कितना आएगा 0.1 इंटू इसका आयंस कितने देगा इनके लिए, 2। तो ये तो हो गया आपका 0.2। इसका बताओ कितना, ग्लूकोज कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट की नॉन इलेक्ट्रोलाइट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब 1, तो इसका हो जाएगा 0.3। AlCl3 में कितने आयंस मिलेंगे आपको, 3 + 1 4, 4 इंटू 0.1 0.4। K2SO4 कैसे टूटेगा, 3 आएगा ना, तो 3 इंटू 2 0.6। तो आपका मैक्सिमम कौन सा होगा, डी। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं या फिर पाई की बात करूं तो इनका ऑर्डर तो सेम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डी, सी, बी और ए। और अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं या फिर आपका फ्रीजिंग पॉइंट का, तो इसका ऑर्डर इसका उल्टा, ABCD ना, ये आएगा। फिर हो गया, ट्राई करना एक और क्वेश्चन हो। देखो आपको वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे दिया फर्स्ट में, 0.05 मोलर की बियर। अच्छा मोलर, अगर मोलर दिया तो आपको उसको मोलैरिटी के बराबर मान लेना, क्योंकि मैंने कल बताया था अगर क्वेश्चन नहीं दिया तो फिर उसको डाइल्यूट मान के आप अज्यूम कर लेना। 0.6 मोलर NH4 होल थ्राइस PO4, सी है आपका 0.7 मोलर यूरिया, डी है 0.01 मोलर K4FeCN6। ट्राई करना है तीनों क्वेश्चन। ये इसमें वही सेम चीज है, आपको ऑर्डर बताना बॉइलिंग पॉइंट वाला। क्या है पहले वाले का आंसर, हो गया CBAD। ट्राई करो KBR, अच्छा इसको 100% एज्यूम कर लेना। KBR कैसे टूटेगा, K+BR नेगेटिव, तो N की वैल्यू 2, 2 इंटू 0.05 कितना होगा 0.1, इसके लिए 0 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना। NH4 3PO4 कैसे डिसोसिएट होगा, कर लोगे ना, 3NH4 पॉजिटिव PO4 माइनस, कितने आयंस हो गए आपके 4, 4 इंटू इतना कितना होगा ये 0.24, ठीक है। यूरिया तो 1 होगा तो ये तो 0.7 ही होगा। K4 एफिशिएंसी अभी हमने देखा 5, 5 इंटू 0.01 0.05। तो देखो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट लिखूं या फिर पाई लिखूं, इसका ऑर्डर तो सेम होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा यूरिया, सी, फिर क्या होगा आपका बी होगा, फिर ए होगा और फिर डी होगा। नेक्स्ट है आपका वेपर प्रेशर हो गया या फिर आपका फ्रीजिंग पॉइंट ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स मतलब DABC। क्लियर। नेक्स्ट ट्राई करना आप, इसका क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हाईएस्ट किसका होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम की ज्यादा, कम होगा ना, जितना ज्यादा सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। सी हो जाएगा आपका। क्या आएगा इसका 1432। देखते हैं, देखते हैं। देखो कैसे करोगे आप, NaCl दिया आपको, वही सी इफेक्टिव निकालना है। अब आई तो इसका पता है 2 होगा, और कॉन्सेंट्रेशन 5% W/V का मतलब क्या होगा
5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इसको लिखूँ कॉन्सेंट्रेशन मतलब 5 डिवाइड बाई, अच्छा ये 5 सब में कॉमन होगा कि नहीं होगा कॉमन, 5 सब में कॉमन होगा, वॉल्यूम भी सब में कॉमन होगा कि नहीं होगा, मतलब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो मास और वॉल्यूम तो कॉमन ही है। अब मोल्स, मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम होता है, मोल्स क्या होगा, मास बाय मोलर मास। तो मोल्स आपका मास भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, डिफरेंट क्या है यहाँ पे, मोलर मास। तो मैं इसको लिखूंगा नीचे में, यहाँ पे इसका मोलर मास आ जाएगा नीचे 58.5 और इसका इनफैक्टर ये कितना होगा, I 2 हो जाएगा। ग्लूकोज का 1 ही होगा, ग्लूकोज का मोलर मास 180, इसका भी 1 होगा, इसका कितना 303.2, इसका कितना होगा निकाल लेना, नहीं ये 3 आएगा, 3 डिवाइड बाय 1.2। अब चेक कर लो, कंपेयर कर लो कौन सा ज्यादा आ रहा है कौन सा, ठीक है। इसमें मोलर मास आपका चेंज करेगा ना, क्या आएगा इसमें, चेक कर लेना एक बार आप। देखो अगर सबको 1 में कर दूँ तो वो तो 1/29 के आसपास हो जाएगा, ये 1 बाई कितना हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करो, 3 1 जा 3 4 जा 12 22 47 के आसपास, और ये करोगे तो ये कितना होगा 1/29 के आसपास मान लो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो आपका ये फर्स्ट होगा, ए होगा, फिर क्या आएगा आपका डी आएगा, फिर क्या आएगा आपका बी, और फिर सी आएगा। किसका होगा ये, बॉइलिंग पॉइंट और पाई का। और अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट या फिर आपका वेपर प्रेशर का, तो इसका उल्टा होगा, उल्टा मतलब CBDA, क्लियर। हो गया, लिखना एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपको, HgI2 is added to aqueous solution of Ki, then freezing point of solution is, क्या ठीक है, ट्राई करना आप दोनों, क्या होगा। देखो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, देखो जो किया आप HgI2 में क्या ऐड कर रहे हो यहाँ पे, देखो HgI2 में आप ऐड कर रहे हो Ki को, तो ये ध्यान रखना, ये कंपाउंड बनाता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K2HgI4, K2HgI नेस्लर रिएजेंट आपने पढ़ा होगा सॉल्ट एनालिसिस में, सॉल्ट एनालिसिस में नेस्लर रिएजेंट्स को कहते हैं। कितने आयंस मिल रहे हैं आपको, देखो आपको बोल रहा है कि अगर इसको ऐड करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा क्या होगा। तो अगर मैं इसको ऐड, ये बन रहा है आपका कंपाउंड ये, वो तो इसमें कितने आयंस मिल रहे हैं आपको, अगर मैं आयंस की बात करूँ यहाँ पे N की बात करूँ, कैसे टूटे गए, ये होगा 2K प्लस Gi4 माइनस, तो कितने हो गए 2K भी है, इसका 1 2 + 1 3 हो गए। अच्छा यहाँ पे, अच्छा इक्वेशन बैलेंस है क्या, बैलेंस नहीं है ना,
देखो यहाँ पोटेशियम 2 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी बैलेंस होगा आपके, कुछ आयोडीन 4 है उधर। अब वो के आई कैसे टूटता है, के प्लस आई माइनस, कितने आयंस होंगे यहाँ पे, 2 आयंस होंगे, और बाहर में कितना है 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए। तो आपके आयंस 4 से 3 हुआ, तो आयंस कम हुए कि ज्यादा हुए, कम हुआ। अगर आयंस कम हुए मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका, बढ़ेगा ही कम होगा। आयंस कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट वैसे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली कि डायरेक्टली बढ़ जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर आपका बढ़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज या डिक्रीज, इस टाइप से ध्यान रखना है। इसको याद रख लेना आप, ये कम कम कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, ये मॉड्यूल में या फिर उसमें रहता है आपके। क्या, किसका, सी, सी सही है। क्या चीज, अच्छा वो बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अच्छा समझ गया। तो ऑल भी तो हो सकता है फिर, अच्छा ऑल, अच्छा बॉलिंग, बॉलिंग पॉइंट डिक्रीज। क्या है इसका आंसर, सी है। देखो कैसे है, देखो आपको मोल फ्रैक्शन क्या बोल रहा है आपके यहाँ पे, सॉल्वेंट का बढ़ रहा है, तो ये कैसे कंपेयर करोगे, मोल फ्रैक्शन से कैसे रिलेट करोगे आप। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के साथ एक रिलेशन था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो ये आपका बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो मोलैलिटी क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलैलिटी कम होगा तो टीबी क्या होगा आपका, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम बढ़ेगा डेल्टा टी बढ़ेगा, डेल्टा टीबी बढ़ेगा तो टीबी भी बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट तो आपका बढ़ेगा। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, कम होगा, तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत लिखा है, ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। अब देखो पाई की, पाई में क्या होगा आपका, पाई इज इक्वल टू क्या होता है आई सी आर टी। अब सी देखोगे तो आई सी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम होता है, आप बताना, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्वेंट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि सम तो हमेशा बराबरी बनी रहना है। तो अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा क्या होगा ज्यादा, और ये अगर इसका मोल्स ऑफ फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो उसका रेशियो किसके बराबर होता है, उनके मोल्स के बराबर। तो अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो पाई भी क्या होगा बढ़ेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्लियर, हो गया। हो गया तक ना, लिखना नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ।
ठीक है, ट्राई करना, तीनों कर लेना। कितना? 0.2। ठीक है, देखते हैं, पता नहीं मेरे को। मुझे लग रहा है पहला तो डायरेक्टली आपका, आपको यहाँ पे अल्फा दिया, आपको बोला आई आई, अच्छा ये डिसोसिएशन है क्या एसोसिएशन? एसोसिएशन तो आई इज इक्वल टू सीधे सीधे यूज कर दो 1+1/n। एन कितना होगा इस केस में? डायमंड ना दो बना रहे हैं आपको, तो 1/2 -1 इंटू अल्फा, अल्फा दिया 80% मतलब 0.8, बस पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना रहा ये? 0.6, ठीक है। दूसरा कितना रहा आपको? बोला कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब अल्फा पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो पहले तो आपको, अच्छा आयोनाइज मतलब डिसोसिएट ही हुआ, तो आई कैसे निकालोगे? आई इज इक्वल टू 1+n-1 इंटू अल्फा। अब देखो आपको यहाँ पे अल्फा नहीं पता है, तो सॉरी, आपको अल्फा निकालना है, आई नहीं पता है, आई कैसे निकालोगे? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ऑब्जर्व मोलर मास या थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटेड दिया 260 डिवाइड बाय 155, ये आ जाए। इसको देखना कितना रही है, चेक कर लेना। ठीक, इसको आप पुट कर देना यहाँ पे, 260 डिवाइड बाय 155 इज इक्वल टू 1+n के लिए कितनी होगी? तो BnO3 वोल्टेज कैसे टूटेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Ba पे 2+ का चार्ज, NO3 पे कितना माइनस का चार्ज। कितने NO3 होंगे? 2, 2+1 3, तो ये 3 - 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, आपका अल्फा आ जाएगा। देख लेना कितना, 30, ठीक है, 35 के पास पास अप्रोक्सीमेटली, चेक कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास, ठीक है, चेक कर लेना। नेक्स्ट ट्राई करना ये वाला। कितना आएगा? KF, KF बेंजीन दिया ना? KF आपको दिया, KF दिया बेंजीन का 5.12 ना, KF दिया 5.12। क्या चीज? हाँ, 5.12 ना KF, ये सॉरी ये 5.12। आपको निकालना अगेन क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब अल्फा निकालना है। अब देखो अल्फा कैसे निकाल सकते? देखो फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है। अब अल्फा किसके फॉर्मूले में आता है? आपका आई के फॉर्मूले में। अब देखो आई कितना होगा? 1+ एसोसिएशन बोला था, एसोसिएशन मतलब 1+1/n-1 इंटू अल्फा। अच्छा एन की वैल्यू पता है क्या यहाँ पे? एन की वैल्यू, एसिडिक एसिड किस में डाल रहे हो आप? बेंजीन में। तो अभी हमने पढ़ा था
डायमर बनाएगा, तो एन की वैल्यू तो आपकी 2 हो गई। अब आपको अल्फा निकालना है यहाँ पे। आई पता है, आई नहीं पता, आई कैसे निकालोगे आप? टीएफ से। तो आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करो, डेल्टा टीएफ हमें पता होता है कितना होगा, आई इंटू की एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ क्या होगा? टीएफ माइनस टीएफ नॉट की टीएफ नॉट माइनस टीएफ, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो आपको ये कितना दिया है? अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया डिक्रीजेस बाय इतना, तो ये तो सीधे सीधे आपको दे दिया 0.45। आई निकालना है, के एफ आपको पता है 5.12, मोलैलिटी दी है, मोलैलिटी निकालोगे ना, 0.2 ग्राम। इसका मोलर मास अगेन कितना? 60। सॉल्वेंट का मास दिया 20, ग्राम में दिया, केजी में कन्वर्ट कर दो। चेक करो यहाँ से आई कितना आता है। 94 आई, आई 1 से कम आएगा ना, एसोसिएशन है। 0.5 कुछ आएगा, 0.5। अब इसको पुट कर दो अब यहाँ पे, और एन आपको पता है यहाँ पे 2 डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना? कितना आएगा अल्फा? कितना? 87, 37, 87.5। क्लियर? कोई डाउट इसमें? 94 आ रहा है, चेक। 100% आ रहा है। हाँ शायद 1 के आसपास आता हूँ। हाँ 1 के आसपास आ रहा है, 100%। आपका आया शायद अल्फा 1 के आसपास आ रहा होगा ना, आपका अप्रोक्सीमेटली वही 1 और 100% मान लेना, वही 100% के आसपास आ रहा है। अल्फा आपका 1 के आसपास कुछ आ जाएगा, ठीक है। हो गया? ये कोई डाउट इसमें? लिखा है एक और क्वेश्चन हो। मुझे ट्राई करना है क्वेश्चन। जब आपको X3Y2 के मॉलिक्यूल्स दिए लेफ्ट में, और राइट में आपको E2B3 दिया, जब आप इन दोनों को, जब ये या तो E2B3 मॉलिक्यूल यहाँ आ जाए, इसके मॉलिक्यूल यहाँ आ जाए, तो जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में, जब रिएक्ट करते तो क्या बनाता है आपका ये ब्राउन कलर। तो आपको पूछा ब्राउन कलर कहाँ बनेगा, एक्स में बनेगा कि वाई में, कि दोनों जगह बनेगा। वो ऑस्मोसिस का फ्लो कहाँ से होगा, एक्स से वाई की वाई से एक्स? देखो, हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक होता था कि हाइपर से हाइपो? हमने कल पढ़ा था ना, हाइपो से हाइपर। अब बताना इसमें से, जैसे अगर मैं पाई निकालू, पाई क्या होता है? आईसीआरटी। अब आईसीआरटी में आरटी तो सेम ही है आपका। आई इसका दिया 5, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.01, तो कितना हुआ? 0.05। इसके अगर मैं निकालू यहाँ पे कितना का, 0.25, मतलब ये सॉल्यूशन हाइपर की हाइपो? ये आपका हाइपरटोनिक होगा, ये क्या होगा आपका? हाइपोटोनिक।
तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा आपका, क्या चीज, अच्छा ये 2.5 होगा आपका, 2.5 होगा। तो आपका फ्लो कहाँ से कहाँ होगा आपका, हाइपर से हाइपर, मतलब वाई से एक्स की एक्स से वाई, वाई से एक्स, तो आपका वाई के मॉलिक्यूल जाएंगे एक्स में, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, क्या आएगा, देखो आपका आंसर ये नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा डी आएगा। क्यों डी आएगा, क्योंकि वाटर पास करता है। देखो हमने पढ़ा था ना कल आपका ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में कौन सा मॉलिक्यूल पास करता है, एसपीएम, सॉल्वेंट करता है कि सॉल्यूट करता है, और सॉल्वेंट तो आपका वाटर है, तो अगर वाटर यहाँ पे जाएगा तो वाटर थोड़ी ना ब्राउन कलर बनाएगा, ब्राउन कलर कब बनेगा, जब आपका A2B3 के पार्टिकल जाएंगे, क्या A2B3 पार्टिकल जाएंगे यहाँ पे, नहीं जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, नो ब्राउन कलर। क्लियर, क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑस्मोसिस का डायरेक्शन, तो फिर होता है वाई से एक्स की तरफ। क्लियर, लिख लेना नेक्स्ट ट्राई। ये आपका सॉल्यूशन हो रहा है ना, मतलब वही वाटर का एक्वस कंडीशन है, तो वाटर का वही केएफ कितना होगा 1.86 और केबी 0.52। कितना 0.22 बॉइलिंग पॉइंट 0.2 आएगा ना, और फ्रीजिंग पॉइंट 0.72 आ रहेगा, चेक कर लेना एक बार। ये 1.86 होगा ना, और केबी 0.52, 72 आ रहा है। हो गया। मैं आपको बोला कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सेम डेल्टा टी में निकालना है, क्या यूज करोगे, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। आई निकाल दो, आई कितना होगा, एच एक्स एसिड, एच एक्स कैसे टूटेगा, वी के एसिड बॉटम डालोगे कैसे टूटेगा, एच प्लस एक्स माइनस, तो एन की वैल्यू कितनी जाएगी 2, आई लिखूंगा मैं 1 + n - 1 मतलब 2 - 1 इंटू अल्फा, अल्फा आपको कितना दिया 0.3, इंटू से के बी निकालो, के बी कितना आएगा, के बी 0.52, मोलैलिटी आपको दिया है ऑलरेडी 0.5, तो बस मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका ये, जीरो, 0 कुछ आ रहा है ना, 0.2 कुछ आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, देख लेना डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी एफ भी सेम, आई आई की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व कर लेना, 1.3 आ जाएगा, के एफ आपका 1.86 और मोलैलिटी अगेन 0.3, इसको आप सॉल्व कर देख लेना कितना आ रहा है, 0.72, तो ये हो जाएगा आपका 0.72 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट इसमें, वही फॉर्मूला था और कुछ नहीं है।
हो गया, लिखना एक और क्वेश्चन हो। नेक्स्ट है आपका पीएच ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इज मेजर टू बी 2। आपसे बोल रहा है कि its osmotic pressure at a given temperature is, ऑप्शन दिया 0.1 RT। बस इसमें इक्विलिब्रियम यूज होगा ना, आयनिक इक्विलिब्रियम वाला। 1 पॉइंट 0.11 आ रहा है। हाँ, डी ऑप्शन 0.1। क्या? डी, डी सही है। हो गया, डी आ रहा ना। देखो कैसे करोगे, आपका देखो एसिड दिया HX, मोनोबेसिक एसिड मान लो HX है। मोनोबेसिक मतलब एक ही H प्लस देगा, H प्लस एक्स माइनस। तो इसका आपको दिया है पीएच। पीएच क्या होता है आपका, आपने पढ़ा होगा माइनस ऑफ लॉग H प्लस इज इक्वल टू। तो ये आप सॉल्व कर लो इसको, यहाँ से कितना आएगा आपका, ये लॉग का बेस कितना था 10, तो यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा 10 की पावर -2। अच्छा, आपने जैसे मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C है 0 0, तो ये कितना C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। तो बेसिकली H प्लस का वैल्यू किसके बराबर होगी, C अल्फा। मतलब मैं कहूंगा कि C अल्फा इज इक्वल टू कितना 10 की पावर -2। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 0.1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 10 की पावर -2। तो अल्फा निकाल दो आप यहाँ से, कितना आएगा 10 की पावर माइनस मतलब 0.1। अब आपको क्या निकालना है, पाई। पाई क्या होगा आपका ICRT। अब ICRT, आई आप निकाल लो 1 प्लस एन माइनस वन। एन कितना होगा, दो आयंस मिल रहे हैं, 2 - 1 इंटू अल्फा, अल्फा मतलब 0.1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.1। RT के टर्म से पूछा तो आप सॉल्व कर लो, हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करोगे तो 1.1 RT होगा। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान में, सी अल्फा की वैल्यू होगी ये, जो H प्लस होगा वो आप पढ़ोगे इक्विलिब्रियम में। हाँ सॉरी, डी आएगा 0.11। हो गया, हो यहाँ तक ना। लिखना है एक और क्वेश्चन। 0.4 molar NaCl solution is isotonic with 0.5 molar sodium phosphate Na3PO4, sorry Na2SO4 डाल दो, sodium sulfate Na2SO4 solution if NaCl is 100% dissociated, then find out degree of dissociation of
डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, देन फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। ट्राई करना आप। अल्फा पूछा ना, 30% सही। 30%। आइसोटोनिक मतलब क्या होगा आपका? सिंपली डायरेक्टली क्या करो, पाई को आप बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करो आप यहाँ पे, पाई ऑफ NaCl इज इक्वल टू किसके बराबर? पाई ऑफ Na2SO4। अच्छा इसका ये 100% बोल रहा है, 100% मतलब इसका आई किसके बराबर होगा? एन के बराबर। एन कितना हो गया इसका? 2 इंटू आपका सी दिया 0.4, RT आपका दोनों के लिए सेम होगा। इसके आप आई निकाल लो पहले, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया? 0.5 इंटू RT, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आई देख लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये? 8/5। तो आई अगर 8/5, तो 8/5 इज इक्वल टू 1 प्लस एन। एन कितना होगा Na2SO4 के लिए? 3 आयंस ना, तो 3 - 1 इंटू अल्फा। अल्फा सॉल्व करोगे आपका अल्फा कितना आएगा? 0.3 या फिर 30%। क्लियर हो गया? लिखना एक और। लिखना एक कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड एज CuCl3 डॉट XNH3, its 0.1 molar aqueous solution in water shows delta TF is equal to 0.558 Kelvin। आपको बोल रहा है assuming 100% ionization, and coordination number of cobalt is 6। तो आपसे बोल रहा है फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? CuCl3 2NH3। नहीं नहीं, क्या चीज? KF का वही वाटर ले लेना, वो 1.86 दारा 2NH3। I3 आ रहा है। हाँ ठीक है, I3 आ रहा है तो फॉर्मूला बताना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला बताना आपको। जो थोड़ा सा बोला है इसमें, वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है? कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा ना आपने? तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, CO पे +3 आ जाएगा, तो CO+3 पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ध्यान रखना 6 होता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होगा, 5NH3 आएगा। हो गया? देखो कैसे करोगे आपको,
देखो सबसे पहले तो आप आई निकाल लो। जैसे मान लो आपका डेल्टा टी एफ दिया, मुझे पता डेल्टा टी एफ है 0.558, आई इंटू के एफ होगा 1.86 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी दिया आपको 0.1। तो एक बार चेक करना आई कितना आएगा आपका, 3 आएगा। अब मान लो आप 100% दिया ही है, तो अगर आई 3 है तो एन की वैल्यू भी कितना होगा, 3 होगा। 3 का मतलब कितने आयंस देगा ये कॉम्प्लेक्स, 3 देगा। अगर 3 दे रहा है ये कॉम्प्लेक्स, तो आपने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये बाहर फिर, तो अच्छा इसमें आपने इसमें वार्नर थ्योरी पढ़ा हो, वार्नर थ्योरी में अगर पढ़ोगे आपने तो उसको कौन सेटिस्फाई करता है आपका, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी आपका नेगेटिव लिगेंड होते हैं, तो सीएल आपका बाहर आएगा। अब 3 आयंस कब होंगे, जब यहाँ पे कितने सीएल होंगे, 2 के, अगर 2 होगा तो इस पे 2 प्लस एक आयन इसका और इसका 2, तो ये 2 हो गया, तो आपका बचा क्या, सीओ NH3। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो NH3 कितने होंगे, 5 होंगे और एक सीएल होगा। तो ये आपका फॉर्मूला होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज है ना इसमें। हो गया, और यहाँ तक लिखना है, एक और क्वेश्चन। लिखा 1 मोलर यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, यूरिया एक्वस सॉल्यूशन freezes at minus 1.86 degree Celsius, comma 0.01 मोलल CH3COH aqueous solution at 0.02046 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे बोल रहा है फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड pH of 0.01 मोलल एसिटिक एसिड। इसका भी क्वेश्चन आपके बुक में भी एनसीईआरटी एक सॉल्व एग्जांपल है, थोड़ा सा मतलब उसमें आपको डायरेक्टली दिया है। तो यहाँ पे जो पहला लाइन उसका कोई खास यूज है नहीं, उसका बस यूज इसी में है कि आपको वो क्या निकालना होगा, के एफ। अगर के एफ आपको पता ही है तो सीधे सीधे आ जाएगा, क्योंकि वो तो आपको यूरिया का दिया ना। और आपको एक्वस बोला, एक्वस मतलब सॉल्वेंट क्या आपका, वाटर। यहाँ पे भी एक्वस बोला तो वाटर, तो सॉल्वेंट अगर सेम है तो के एफ की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। तो बेसिकली इस लाइन का यूज बस इसलिए कि आपको के एफ निकालना पड़ेगा, अगर के एफ याद है तो आपका वही सीधे सीधे आ जाएगा। कितना आएगा, 10%। वो जो पहली लाइन है ना उसका बस यूज इसी में, डेल्टा टी एफ आप निकालोगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ आपको दिया है 1.86 इज इक्वल टू आई इंटू के एफ हमें निकालना है। अच्छा इसका आई आपको यूरिया बोला, तो यूरिया के लिए वेंटर फैक्टर कितना होगा, 1 ही होगा। तो के एफ और इसकी मोलैलिटी दी है 1, तो अल्टीमेटली के एफ कितना आ गया आपका, 1.86। तो इसका यूज बस ये था कि के एफ निकालने के लिए। अब आगे बढ़ो, सेकंड लाइन आपको बोला 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इसका क्या चीज, देखते। तो इसका देखो डेल्टा टी एफ आपको दिया है कितना, 0.02046। अब यहाँ से वेंटर फैक्टर निकाल लो, आई के एफ हो गया 1.86 इंटू मोलैलिटी 0.01। सॉल्व करके देख लेना आई कितना आ रहा है, एक बार चेक कर, 1.1। तो आपका वेंटर फैक्टर आ जाएगा 1.1। अब आपका ये एसिड है, ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, एक्वस में CH3CO नेगेटिव H प्लस, तो एन की वैल्यू 2 होगी। तो मैं कहूंगा आई इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा।
जो कि 1.1 के बराबर होगी। आप सॉल्व कर लो, अल्फा कितना आएगा 0.1 या फिर 10%। आपको निकालना है पीएच। पीएच क्या होता है आपका माइनस ऑफ लॉग किसका कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस। अब एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता नहीं है, अभी हमने पढ़ा एच प्लस क्या होगा वीक एसिड के लिए किसके बराबर सी अल्फा। सी यहाँ पे दी, सी क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, जनरली होता है क्या मोलैरिटी। आपको मोलैरिटी पता नहीं है तो आप अज्यूम कर लो सॉल्यूशन टू बी डाइल्यूट और मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, ये आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना होगा 0.01 इंटू 10% मतलब 0.1 मतलब 10 की पावर -3। सॉल्व कर दो, माइनस ऑफ लॉग 10 की पावर -3 कितना आएगा 3 आएगा। पीएच आपका 3 आ जाएगा। इसी टाइप क्वेश्चन आपके उसमें भी दिया। अच्छा आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन थे वहां पे पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, तो अगर मैं वो के निकालूं डिसोसिएशन कांस्टेंट तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर। बीएस का भी सेम ही होता है। तो एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल में होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का। हो गया। हो गया यहाँ तक ना, लिखना एक लास्ट। तो हाँ क्या चीज, तो कम कर दिया इनसे मतलब। ये ट्राई करना आप दोनों। इसका ऑप्शन बी है। देखो आपको बोला पाई वन पाई टू में कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, सी एस थ्री सी एच की के सी एल की। कितना, देखो पाई क्या होगा आपका आई सी आर टी, तो देखो आर टी तो आपका सेम है। सी क्या होगा आपका पॉइंट, सी कितना आ रहा है आपका 0.1 आ रहा है। नहीं, सी कैसे निकल, देखो आपको ग्राम पर लीटर मतलब क्या दिया है स्ट्रेंथ दिया ना, ग्राम पर लीटर क्या होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से मोलैरिटी निकाल सकते हो ना। क्या होता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा आपका, ये स्ट्रेंथ आपका 6 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 60, तो 0.1 आ जाएगा। और इसका भी सेम ही आ रहा है क्या,
0.1, तो दोनों का मान लो कॉन्सेंट्रेशन आपका 0.1 आ रहा है, तो मतलब कि आपका फिर ये तीनों चीज क्या हो गया, सेम हो गया। ये निकालो ना, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। तो स्ट्रेंथ से आप यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकते हो, स्ट्रेंथ बाई मोलर मास। तो दोनों केस में कितना रहा, 0.1। अब देखो आई, आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अब KCl आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, KCl कैसा सॉल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसका जो एसिडिक पार्ट जो Cl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है और K आपका स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फा कितना होगा, 1। लेकिन CaCH कैसा आपका एक वीक एसिड, तो इसका अल्फा 1 से कम होगा। 1 से कम होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आई पाई 1 जो होगा उसके लिए वेंटा फैक्टर कम आएगा, तो पाई 1 विल बी लेस देन पाई 2, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्या देखो 0.1 आ गया ना, मतलब तीनों चीज सेम है, इसके लिए भी 0.1 ही आ रहा ना, तो इसका मतलब पाई किस पे डिपेंड कर रहा है, वेंटो फैक्टर पे। अब इसका वेंटो फैक्टर देखो, इसका देखो फॉर्म, दोनों डिसोसिएट करेंगे वाटर में, क्या चीज, नहीं आप सॉल्यूशन है ना, मतलब वाटर में डाल रहे हो, वाटर में डालो तो डिसोसिएट ही होगा, तो दोनों डिसोसिएट होंगे। एन की वैल्यू भी सेम होगी यहाँ पे, देखो एन की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है, एन की वैल्यू भी सेम है, डिपेंड किस पे करेगा, अल्फा। अब ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग क्लोराइड है, स्ट्रॉन्ग क्लोराइड मतलब अल्फा कितना होगा, 100%। और ये तुम्हारा वीक एसिड है ना, वीक एसिड का अल्फा कितना होता है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर अल्फा की वैल्यू कम होगी तो आई भी तो कम होगा ना, अगर अल्फा कम होगा तो वेंटो फैक्टर भी तो कम होगा वीक एसिड का, इसका अब वही 10 की पावर कितना -5 होता है इसका के, तो के 10 की पावर -5 वही मान लो 10, काफी कम होता है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, ट्राई करना अब अगला वाला। हो गया, ये बताना इसका आंसर क्या होगा आपका, क्या बोलो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मतलब मोलर मास है ना, और आपको क्या होगा, डी सही होगा। एक्स इज जनरल डिसोसिएशन वाइल वाई नो चेंज, सी में आपका वाई इज डिसोसिएशन वाइल एक्स इज, ये एक्स होगा ना, वाइल एक्स इज नो चेंज। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, बॉइलिंग पॉइंट दिया 0.2 मोलर, सॉल्यूशन ऑफ एक्स और का बोल रहा है ज्यादा है, मतलब डेल्टा टी बी जो एक्स का वो ग्रेटर है किससे, डेल्टा टी बी ऑफ वाई से। अब देखो यहाँ से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, इक्विमोलर मतलब मोलैरिटी दोनों की क्या है, सेम है। तो अगर मैं ऐसा फॉर्म लिखूंगा आई इंटू के बी इंटू मोलैरिटी इज इक्वल ग्रेटर देन आई के बी है, के बी तो सेम ही होगा, मोलैरिटी भी सेम है। तो बेसिकली ये जो एक्स का वेंटो फैक्टर ये ज्यादा है किससे, वेंटो फैक्टर वाई से ना, बेसिकली आप कैसे कह सकते हो एक्स का वेंटो फैक्टर वाई से ज्यादा है। अब अगर वेंटो फैक्टर ज्यादा है मतलब ऑब्वियस सी बात है एक्स क्या होगा, डिसोसिएट या एसोसिएट, क्योंकि डिसोसिएट में आई कितना होता है, 1 से ज्यादा होता है, तो एक्स आपका डिसोसिएशन में जाएगा, और वाई या तो एसोसिएशन हो या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन एंड वाइल वाई इज नो चेंज। मोलर मास से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वो तो सेम ही है मोलैरिटी आपका। क्लियर, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। हो गया, तो इसमें फिर आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में सॉल्युबिलिटी ना। तो सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करते हो आप, क्या होता है सॉल्युबिलिटी, देखो कैसे डिफाइन करते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ओके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be, okay, which can be dissolved in, which can be dissolved in given या 1 liter of solution at a given temperature, मतलब किसी गिवन टेम्परेचर में 1 लीटर में कितना सॉल्यूट आपका डिसॉल्व होगा, वो क्या होता है इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसको आप मोल पर लीटर से करते हैं मोस्टली, या फिर ग्राम पर लीटर से भी करते हैं। क्लियर, अब आपका इसमें दो केस है इस टॉपिक में, एक तो आपका सॉल्युबिलिटी है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का क्या मतलब हो, जब सॉलिड आपका डिसॉल्व हो रहा है किसमें, लिक्विड में, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक फैक्टर आपका नेचर होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, इसमें क्या होता है सिंपल आपका पढ़ा होगा आपने, लाइक डिजॉल्व्स,
लाइक डिजोल्व्स लाइक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली जो पोलर सॉल्यूट होगा डिजोल्व होगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, और जो नॉन पोलर होगा किसमें डिजोल्व होगा, सिमिलरली जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो डिजोल्व होगा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो पूछ रहा है कि NaCl सपोज आप डिजोल्व कर रहे हो इन तीनों में, एक दिया मान लो आपके पास सपोज C2H5OH दिया है, H2O ले लो, H2O हो गया, दूसरा हो गया C2H5OH, और तीसरा मान लो आपके पास बेंजीन है C6H6, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सबसे ज्यादा डिजोल्व किसमें करेगा NaCl? NaCl कैसा कंपाउंड है, पोलर है ना, टूटेगा, तो किसमें आपका सबसे डिजोल्व होगा? अब देखो पोलर कौन सा होगा इसमें, सबसे ज्यादा पोलर आपका वाटर, ए, फिर क्या होगा बी, फिर आपका सी। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूं, मान लो आपके पास नैप्थलीन है, और अगर आपने नैप्थलीन को डाला इन तीनों में, नैप्थलीन सेम चीज आप डाल रहे हो, एक बार वाटर में, एक बार इथेनॉल में, और दूसरी बार आप डाल रहे हो बेंजीन में, तो यहाँ पे वही सेम ऑर्डर ए बी सी, तो यहाँ पूछे कौन सा सब किसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सी में। नैप्थलीन क्या होता है आपने पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक में, दो बेंजीन रिंग, कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर एक तरीके का, तो ज्यादा रिजॉल्व किसमें होगा, सी में, फिर बी में, फिर ए में, तो आंसर क्या होगा इसका, सी बी है। तो ये चीज सिंपल, लाइक डिजोल्व्स लाइक। क्लियर हो गया? अब इसमें दूसरा फैक्टर आपका अगर बात करें यहाँ पे प्रेशर की, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे या कम करोगे, बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगा आपका, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा? देखो सॉल्युबिलिटी आपका इस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी नो चेंज होगा, सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। क्यों नहीं होगा? देखो आपका सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड। दोनों कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल कि इनकम्प्रेसिबल? ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही तो है। अगर इनकम्प्रेसिबल तो प्रेशर को इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर सॉलिड एंड लिक्विड की बात करोगे तो वहां पे प्रेशर का कोई चेंज नहीं होगा, वो बढ़ता है, बट किसके से बढ़ता है, गैस एंड लिक्विड। वो जो आपने पढ़ा है वो गैस एंड लिक्विड का केस है। हो गया? अब देखो नेक्स्ट में लास्ट फैक्टर आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ही कम होगा? अब देखिए डिपेंड करता है सॉल्यूट पे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और जो कंपाउंड है, जो सॉल्यूशन है, अगर वो एंडोथर्मिक है, तो फिर आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आपने लीच एंड प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन एंडोथर्मिक तो कहाँ मूव करता है, फॉरवर्ड साइड में। और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मान लो फिर एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक के केस में फिर सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने में सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पे, सब्सटेंस पे, कौन सा सॉल्यूट है आपका। अब उसमें कुछ ग्राफ्स होते हैं, वो सब्सटेंस आपको याद नहीं रखने हैं। अच्छा ठीक है, आपके बुक में इसमें क्वेश्चन होगा इस टाइप का, ये आपका सॉल्युबिलिटी का एक्सेस दिया था, और ये टेम्परेचर है, कुछ ऐसा ग्राफ कुछ दिया था, ये 60 डिग्री कुछ दिया था। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे स्टेटमेंट पूछा था, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ ये ए से बी रीजन है और बी से सी रीजन है, तो कौन सा एंडो होगा कौन सा एक्सो होगा, अगर आपसे पूछ ले, ए बी क्या होगा आपका, एंडो की एक्सो? एंडो की टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, मतलब ये आपका एंडोथर्मिक होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है बट सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो ये आपका एक्सो होगा। जैसे जनरली हाइड्रेटेड कंपाउंड होता है ना, उसमें ऐसा पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका Na2SO4 डॉट 10H2, तो ये जो कंपाउंड इसमें इस टाइप का ऑब्जर्व किया जाता है। इसको, इसका एक नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट ना। ये होता है आपका ग्लोबर सॉल्ट, आपने पढ़ा होगा, इस ब्लॉक में था पहले। अब लास्ट केस है आपका गैस इन लिक्विड। अब गैस आप डिजोल्व करें लिक्विड में, इसमें आपके तीन फैक्टर, पहला फैक्टर आपका नेचर। नेचर का मतलब क्या है, जो गैस आपका जितना इजिली लिक्विफिएबल होगा, जितना इजिली लिक्विफिएबल होगा, लिक्विफियर मतलब किसमें कन्वर्ट होगा आपका, लिक्विड में, उतना ज्यादा क्या होगा, मोर सॉल्युबल, उतना रेडली, उतना कैसे, तो रेडली, उतना रेडली सॉल्युबल होगा। तो इसमें आप एक ऑर्डर याद रखना, आपने पढ़ा होगा पहले भी, HeH2 N2O2 COCH4 CO2 NH3। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर याद रख लेने से कहीं पूछ सकता है, कंपेयर द सॉल्युबिलिटी। आपने पढ़ा गैस स्टेट में भी था पहले, लिक्विफिकेशन का भी ऑर्डर ये होता है। ये भी एक वंडरवॉल, एक होता है ना वंडरवॉल कांस्टेंट, ये जो वंडरवॉल कांस्टेंट था उसकी वैल्यूज है ये।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो HEH2 कैसे गैस होंगे आपकी, ज्यादा सोल्यूबल की हाई सोल्यूबल की लो सोल्यूबल, ये गैस आपके लो सोल्यूबल होंगे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये गैसेस कैसे होंगे आपके हाई सोल्यूबल या मोर सोल्यूबल कह सकते हो, ये गैस आपके ज्यादा सोल्यूबल होंगे। फिर तो ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आपका टेम्परेचर। तो बताओ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ता ही कम होता है। देखो अगर आप गैस को डाल रहे हो बेसिकली किसमें, गैस बेसिकली एक्वस कंडीशन में डाल रहे हो, तो ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपका सॉल्यूशन में। और इस प्रोसेस हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ये कहलाता है डिसोल्यूशन। अच्छा जो आपकी डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है इसका जो डेल्टा एच होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब अगर आपने लीच एटल प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड साइड में। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। किस केस में डिक्रीज करेगी, गैस के केस में, गैस इन लिक्विड के केस में। इस आपने पढ़ा होगा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ज्यादा कंफर्टेबल किस में फील करते हैं, कोल्ड वाटर की हॉट वाटर, क्योंकि वहां पे सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की होती है ज्यादा होती है। सेम चीज जो आपका कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक उसको कोल्ड ड्रिंक क्यों बोलते हैं, ठंडी नहीं, कोल्ड ड्रिंक इसलिए बोलते हैं बेसिकली कि कोल्ड वाटर में क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। उसमें जो गैस है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, ठंडे में। हो गया। इसका फिर लास्ट इसमें प्रेशर है ना। तो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म है ना। क्या, नहीं यही वो हेनरीज लॉ बचा, एक हेनरीज लॉ बचा, हेनरीज लॉ। नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स ना। हो गया। याद रखना। देखो तो नेक्स्ट इसमें लास्ट चीज आपका प्रेशर। अच्छा प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा आपका, बढ़ जाएगी ना। देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। जैसे आप सिंपली देखो कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं उसमें जो आपके गैसेस कैप्ट करते हैं, कहाँ पे कैप्ट करते हैं, हाई प्रेशर पे। तो हाई प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। इसको बढ़ने का फिर एक और रीजन दिया था हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जो सॉल्युबिलिटी गैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और इसने सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट किया था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अच्छा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, इसका ये मतलब नहीं कि आप मोल फ्रैक्शन यूज करोगे, आप यहाँ पे मोलैरिटी भी यूज कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन एक दो होंगे आपके मॉड्यूल में, इसको आप हटाओगे तो यहाँ पे आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो आप देख लो अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन आपका बढ़ेगा। क्लियर। अच्छा अगर मान लो पार्शियल प्रेशर गैस कांस्टेंट है तो के एच और एक मोल फ्रैक्शन कैसे डिपेंड करेंगे आपस में। अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट इनवर्सली, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब अगर आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी के एच क्या होगी, कम होगी ना। इससे मतलब हम लोग कह सकते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वहां पे के एच भी बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी फिर क्या होती है आपकी, कम होती है। सॉल्युबिलिटी आपकी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे के एच ही बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है। इस साल जो आपका नीट में क्वेश्चन आया था इसी पे आया था। जो आपको के एच दिया था यहाँ पे तीन गैस का, जैसे मान लो गैस ए है, इसका के एच मान लो 5 है, बी का मान लो 10 है, सी का मान लो 100 है। तो आपसे बोला था किसका बेसिकली यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। कौन सा गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा, जिसका के एच कम होगा। तो अगर सॉल्युबिलिटी आप देखोगे तो आपका ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा। क्लियर। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा के एच का, मोल फ्रैक्शन तो आपका यूनिट लेस होगा, तो इसका यूनिट जो प्रेशर यूनिट है तो एटीएम। अच्छा ऐसा नहीं कि हमेशा एटीएम होगा, जैसे इसका यूनिट आपका एटीएम भी हो सकता है, और ये तो सॉल्युबिलिटी इसका मोल पर लीटर है, तो इसको आप वो भी कह सकते हो एटीएम लीटर पर मोल, दोनों हो सकता है। एटीएम भी हो सकता है, एटीएम लीटर पर मोल, या एटीएम लीटर पर ग्राम भी हो सकता है आपका। क्लियर। अच्छा इसमें अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ कैसा बनेगा, मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप कितना होगा, के एच के बराबर। क्लियर हो गया। और एक चीज ध्यान रखना, इसका लिमिटेशन होता है आपका
ये जो हेनरीज लॉ ये कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो आप? तो उन गैसेस के लिए विच आर टू सॉल्युबल। अब टू सॉल्युबल कौन होगा? जो बेसिकली कह सकते हो विच रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। प्लस ये लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं है जब आपका टेम्परेचर बहुत कम होगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। ओके, नॉट एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर या वेरी हाई प्रेशर, क्योंकि वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए आपका एक सिंपल क्वेश्चन बनता है, जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेनरीज लॉ नॉट वैलिड। देखो जैसे मान लो आपको ऑप्शन दिया यहाँ पे, क्योंकि जेनॉन इन वाटर या हीलियम इन वाटर या मान लो H2 इन वाटर या मान लो NH3 इन वाटर। तो आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेनरीज लॉ इज नॉट वैलिड। क्या होगा इसका आंसर? डी, क्योंकि वहां पे इनके बीच रिएक्शन हो जाएगी ना, H बॉन्ड बना देगा। तो ये गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी, वैसे भी कह सकते हो। और जो गैस ज्यादा सॉल्युबल है वहां पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है, मॉडरेट के लिए एप्लीकेबल होगा। हो गया। इसे क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या ऐसा क्वेश्चन ही बनता है एक? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास कर लेंगे next। नहीं नहीं। हाँ, चैप्टर। हाँ, नेक्स्ट क्लास थर्मो थोड़ा सा बचा हुआ न्यूमेरिकल बचा है इस पे।